हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। दिलीप शर्मा, जय माता दी। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने सेशन को। लास्ट हमने पढ़ा था जहां तक हाइड्रोजन के विषय में पढ़ रहे थे, और हाइड्रोजन के विषय में आयनिक जो हाइड्राइड थे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में हमने बातें पढ़ी थी। आज आगे हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मेरे भाई वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ में, अमोनिया के साथ में। जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं रिएक्ट vigorously with water, ethanol, अमोनिया। वाटर, इथेनॉल और अमोनिया के साथ में मेरे भाई विग्रसली मतलब बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं मेरे भाई ये। यस, अलका तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग। माया, जय माता दी भाई। तो विग्रसली रिएक्ट करते हैं मेरे भाई, तेजी से, यानी ये जल के साथ इथेनॉल के साथ और अमोनिया के साथ तेजी से क्रिया करते हैं बच्चे, बहुत तेजी से क्रिया करते हैं सर, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड के अलावा एक्सेप्ट lithium hydride, they burn when heated in air। जब इन्हें वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है बच्चे, तो लिथियम हाइड्राइड के अलावा सभी जलने लगते हैं। सभी मेरे भाई जलने लगते हैं सर, कंबस्शन हो जाता है इनका। और जो हाइड्राइड होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सर, प्रबल अपचायक होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आप सभी जानते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप सभी जानते हैं बच्चे। रिड्यूसिंग एजेंट, देखो रिडक्शन एक प्रोसेस होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे, है ना। अभी शॉर्ट में इतना कर लो, बाकी रेडॉक्स रिएक्शन का अलग से यूनिट है आपकी, कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं पहले भी कक्षाओं में, और बाकी बच्चे पढ़ेंगे अभी। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बच्चे। ये मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई आपको इनकी, किसकी? आयनिक हाइड्राइड की। अब इसके बाद में हम देखते हैं कोवलेंट हाइड्राइड के बारे में बच्चे। दूसरा अपने पास में अब होने वाला है कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। बोलें तो सर सह संयोजक,
सह संयोजक हाइड्राइड हम लोग जिसको बोलेंगे सर, ठीक है। कोवलेंट हाइड्राइड, इनको हम मोलिकुलर हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। दूसरा नाम इनका मोलिकुलर हाइड्राइड भी होता है सर। आणविक आणविक हाइड्राइड के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं। कैसे बनते हैं बच्चे? जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में। when hydrogen combine with p block elements, जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक तत्वों के साथ जुड़ता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन पी ब्लॉक तत्वों के साथ में मेरे भाई जुड़ता है मेरे भाई, तो अगर देखो पीछे देखा अपने एस ब्लॉक वाले एलिमेंटों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो आयनिक हाइड्राइड, पी ब्लॉक में जो एलिमेंट उनके साथ जुड़ेगा तो मेरे भाई कोवलेंट बनेगा। जैसे CH4 NH3 H2O, जैसे CH4 NH3 H2O, है ना। हाइड्राइड ही तो है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, यहाँ आपका नाइट्रोजन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये होते हैं बच्चे आपके। इनके भी 3 टाइप होते हैं मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया। कोवलेंट हाइड्राइड 3 प्रकार के हो सकते हैं, इनके अंदर भी आपको टाइप कुछ पढ़नी है। 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, 3 प्रकार होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से बच्चे? एक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं मेरे भाई। लिख देता हूं। एक होते हैं सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले। एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति वाले होते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने पूरे हैं। और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, अधिक इलेक्ट्रॉन वाले। इलेक्ट्रॉन रिच बच्चे, यानी कि सर अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, ये भी होते हैं बच्चे। 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एटम जो होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मान लो कोई हाइड्राइड बनाया तो हाइड्राइड में एक सेंट्रल एटम होता है, उसके चारों तरफ या जितने भी हाइड्रोजन है उसके इर्द गिर्द जुड़े होते हैं। तो जो केंद्रीय तत्व होता है, जैसे NH3 है तो नाइट्रोजन बीच में, तीनों हाइड्रोजन उसके इर्द गिर्द होते हैं। तो बच्चे जो सेंट्रल एटम है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा हो, यानी इसमें क्या खास बात है? सेंट्रल एटम इज
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा न हो तो बोलते बच्चे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट पूरा ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल BF3 ले लो। एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ, BF3। बाकी एग्जांपल आप खुद से छांटना शुरू कर दोगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ना। हम ये सोचते हैं कई बार कि कोई एक कंसेप्ट एक जगह पे आ गया तो यहीं पे हमें सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आप हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल ले लो। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग केमिस्ट्री में 6 जगह पे पढ़ोगे। वैसे ही मेरे भाई ये भी जो चीज़ है ना, ऐसे ही ये पहचानना, एग्जाम्पल्स याद रखना, खुद से डिटेक्ट करना, ये चीज़ें आप केमिस्ट्री सीखते जाओगे तो समझ में आती जाएंगी, क्योंकि एक ही बात कई जगह पे अलग अलग तरीके से आएगी। BF3 है, ये बोरॉन बीच में लिख दिया। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 5 होता है। पहली सेल में 2, बाहर वाली में 3 होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर लिख दिए। F 3 बार F है, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर। अब फ्लोरीन जो होता है मेरे भाई, फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 9 होता है एटॉमिक नंबर। पहली सेल में 2, बाहर वाली में 7 होते हैं। इसमें भी ऐसे ही फ्लोरीन है, सभी में 7 होंगे। फ्लोरीन में क्या होता है मेरे भाई? 7 होते हैं। अब आप जानते हो कि ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना होता है BF3 में, ये बना होता है, ये बना होता है बॉन्ड। अब देखो फ्लोरीन के तो 8 पूरे हैं, क्योंकि साझे वाले सबके माने जाते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। बोरॉन के देखो 2 4 6, बोरॉन के 8 पूरे हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड तो मेरे भाई स्टेबल है, आपका स्थायी है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे ना, उनको कहा जाता है हमारे द्वारा, है तो ये आपका कोवलेंट हाइड्राइड, लेकिन कैसे हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं सर, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं। तो BF3 हो गया, है ना, एग्जाम्पल बताया मैंने BF3 आपको। बाकी ये ले लो BH3, ये BF3 मैंने समझाने के लिए बताया, जो आपने पहले पढ़ा है किसी न किसी यूनिट में, इसलिए मैंने BF3 एग्जाम्पल दिया। बाकी ये हाइड्राइड नहीं है, आपको बता दो, हाइड्राइड तो ये है BH3, ठीक है, BH3, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ा है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, एक कॉमन एग्जाम्पल दे दिया। इसी के जैसा एग्जाम्पल ये है जो हमारा हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड में एग्जाम्पल आएगा BH3। BF3 मैंने समझाने के लिए बताया। अच्छा, ALH3 ले सकते हो एग्जाम्पल, ALH3 इसको भी ले सकते हो मेरे भाई एग्जाम्पल के रूप में आप लोग, है ना। यहाँ भी ऐसी कंडीशन होगी, जो सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम होगा उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा सर। ओके भाई, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास होते हैं जितने होने चाहिए। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। तो एज मच इलेक्ट्रॉन एज रिक्वायर्ड, यानी अष्टक पूरा होता है। सेंट्रल एटम के बारे में बात है, सेंट्रल एटम के बारे में बच्चे बात है, तो उसी की हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई अष्टक पूरा होता है, जितने होने चाहिए उतने ही होते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो जैसे CH4 ले लो, CH4 एक कार्बन है, कार्बन की बाहरी सेल में 4 होते हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के अंदर भी एक होता है सबके पास बाहरी सेल में। तो ये साझा बना होता है, ये साझा होता है, ये साझा होता है, ये साझा होता है, ये बॉन्ड वाले चैप्टर में सीखोगे। तो देखो हाइड्रोजन का भी पूरे हैं, 2 चाहिए होते, कार्बन के 2 4 6 8, कार्बन के भी 8 पूरे हैं। इनको बोलते हैं प्रिसाइज बच्चे, जिनमें सेंट्रल एटम के पास में पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर आता इलेक्ट्रॉन रिच मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच जिसको हम कहते हैं, रिच का मतलब होता है सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं मेरे भाई, यानी बॉन्ड बनाने के बाद भी, बॉन्ड बनाने के बाद भी मेरे भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे भाई बच जाते हैं सर यहाँ पे।
क्लियर हो गई। जैसे एक ले लो NH3, नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, पहली सेल में 2, दूसरी में 5, तो बाहर वाली में 5 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे भाई ये 5 लिख दो। 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये जोड़ दिए 3। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो एक ही डॉट लगाओ। NH3 जब बनता है तो ऐसे साझा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, बॉन्ड बनाने के बाद भी यहाँ पर बचे हुए हैं मेरे भाई, है ना। तो ये NH3 क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा सर। समझ में आ गई ना बात। ओके सर। ये बनते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के साथ। जब हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 15, 16 या 17 के किसी एलिमेंट से कंबाइन करता है तब ये बनते हैं। अच्छा, ये बनते हैं जब हाइड्रोजन आपका हमारे पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 14 के साथ में कंबाइन करता है। और ये बनते हैं मेरे भाई जब हाइड्रोजन हमारी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 के साथ में कंबाइन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बात होती है यहाँ पे। ओके सर, सॉरी 13 था ना यहाँ पे, तो ग्रुप नंबर 13 के साथ करता है। तो एक ग्रुप की संख्या भी बच्चे मैंने आप सभी को बता दी है, याद रख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बच्चे, जैसे हमने वहां पे देखी थी, इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप लोग। प्रॉपर्टीज देखो, पीछे जो थे आपके पास में आयनिक हाइड्राइड, वो बच्चे आपके क्रिस्टलाइन थे, सॉलिड थे, ठोस रूप में थे। लेकिन जो कोवलेंट होंगे ना, ये बच्चे आपके सॉफ्ट होंगे, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका। पहली बात तो सर सॉफ्ट होंगे, नर्म होंगे। दूसरी बात, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कम होगा बच्चे इनका क्वथनांक, व गलनांक इनका क्या होगा सर, कम होगा। दूसरी बात है पुअर कंडक्टर होंगे मेरे भाई, बुरे चालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के मेरे भाई बुरे चालक होंगे सर। तीसरी बात, ये आपके ज्यादा स्टेबल होंगे, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप बोल सकते हो ज्यादा स्टेबल होंगे। मतलब आप ऐसा कर सकते हो, जितने भी हमारे पास में कार्बनिक विलायक हैं, कार्बनिक विलायक या कार्बनिक पदार्थ हैं, उनमें ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है मेरे भाई। कोवलेंट बॉन्ड जहां बना होता है तो वे सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में मेरे भाई, विलायक के रूप में क्या होते हैं सर, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं बच्चे। ओके सर, लेकिन ये कुछ अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात लिखना, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये भी बच्चे आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ये भी मेरे भाई प्रबल अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर इनका अच्छा होता है। इनमें से कुछ आपके रिएक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, किसके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करने के लिए। मतलब अगर आप, जो ये आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड हैं बच्चे, इनको अगर आप रिएक्ट कराओ, अभिक्रिया करवाओ, हीट करो एयर यानी वायु की उपस्थिति में, तो क्या कर सकते हैं सर, ये रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करके मेरे भाई क्या करेंगे,
हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या करेंगे सर, रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। ये तो हुई खैर बात एक्स्ट्रा आपकी, कोई खास इनका लिबरेशन नहीं है, मतलब ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। मेन बात क्या है मेरे भाई, पीरियोडिक टेबल जो आपके पास दी गई है ना, उसकी किसी भी एक रो के अंदर जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो मोर एसिडिक बन जाते हैं जब लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग जाते हैं। मतलब देखो, कोवलेंट हाइड्राइड जो होते हैं एसिडिक नेचर होता है मेरे भाई उनका। अगर आप लोग, पांचवी बात ये आप याद रखो, अगर आप लोग लेफ्ट से राइट में जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो मोर एसिडिक होते जाएंगे, ये मोर एसिडिक होते जाएंगे बच्चे। यानी कि सर इनकी अम्लीयता जो है वो बढ़ेगी, इनकी एसिडिक करेक्टर जो होता है, अम्लीयता जो अम्लीय प्रकृति होती है बच्चे, वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बात? ये कुछ करेक्टर्स हैं जो इनके बारे में याद रखने। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ हाइड्राइड्स के विषय में यहाँ पर आप जो हाइड्रोजन में पढ़ोगे ना, वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होंगी। स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो आप अलग से जो ब्लॉक आएंगे आपके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, उनके अंदर पढ़ोगे। एक्सेप्शन भी वहां पे पढ़ोगे, हर ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएंगे। अभी मैं कोई भी जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मैं सिर्फ हाइड्रोजन पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको कोई ब्लॉक को स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। ब्लॉक में आप लोग इन्हीं हाइड्राइडों को फिर से पढ़ोगे, लगभग हर एलिमेंट हर ग्रुप के साथ दोबारा से पढ़ोगे। आप जब एस ब्लॉक पढ़ोगे तो एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप में फिर से हाइड्राइडों को पढ़ना है, लेकिन वहाँ एक्सेप्शन केस के साथ में और इंडिविजुअल एलिमेंट के विषय में आपको जानने का मौका मिलेगा। फिर तीसरा था बच्चे आपका मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड्स बोले तो सर धात्विक हाइड्राइड जिसको हम लोग बोलेंगे। इनको इंटरस्टीशियल हाइड्राइड के नाम से भी बच्चे आप लोग जानते हो। अंतराण्विक हाइड्राइड ही आप लोग इनको जानते हो बच्चे। देखो, इंटरस्टीशियल का मतलब क्या होता है? इंटरस्टीशियल शब्द हमारा यूज किया जाता है बच्चे सामान्यतः आपके जो, मान लीजिए कोई मेटल का क्रिस्टल बना हुआ है, धातु के एटम्स, धातुओं के परमाणु मेरे भाई, मान लो कि सर वो मिल मिल के एक क्रिस्टल बनाया हुआ है उन्होंने। अब उस क्रिस्टल के अंदर उन एटम्स के बीच में अगर मान लो हाइड्रोजन जा करके सेट हो जाए तो हाइड्राइड तो बन गया मेरे भाई। लेकिन आप देखो हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, मतलब ऐसा कह सकते हो जैसे ये कॉपर है, जैसे कॉपर ये कॉपर का क्रिस्टल है ना, ये कॉपर का क्रिस्टल है। सपोज करो बच्चे, इस कॉपर के क्रिस्टल के अंदर मान लो ये ऐसे बीच में हाइड्रोजन जा करके बीच में अपनी जगह बना ले, तो देखो इंटरस्टिशियल इसी पोजीशन को कहते हैं, मतलब उनके बीच में। यानी कि मान लो एक कमरे के अंदर आप लोग बैठे हो, एक कमरे में एक व्यक्ति चेयर पे बैठा है, दूसरा चेयर पे, तीसरा चेयर पे। अब वो चेयर पे जो व्यक्ति बैठे हैं पूरे हॉल में बैठे हैं, उनके बीच में एक व्यक्ति को नीचे बैठा दो, तो नीचे वाले बैठे आदमी हाइड्रोजन मान लो और इसको मान लो मेटल। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ इनके बीच में आपका बनते हैं मेटेलिक हाइड्राइड जो होते हैं, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, अगर परिभाषा के तौर पे लिखोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद मेटल्स, जब हाइड्रोजन धातुओं से जुड़े,
ठीक है, जब हाइड्रोजन धातुओं से जुड़े मेरे भाई, समझ में आ गई बात, तो उसको कहा जाता है हमारे द्वारा ये, मोस्टली केस में बच्चे डी ब्लॉक से जुड़ेगा, मोस्टली केस में। अब धातु तो मेरे भाई एस ब्लॉक में भी थी, लेकिन सर ये जब बनेंगे ना तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों के साथ में जुड़ेगा। डी ब्लॉक याद रखना आप लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं। तो ये मेटल शब्द जो लिखा हुआ है यह ज्यादातर डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं के बीच में ऐसे जाकर के सेट होता है। डी ब्लॉक बोल दो, या डी ब्लॉक वाले एलिमेंटों को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंटों के साथ जाकर के जुड़ता है, तब आपका ये बनेगा मेरे भाई। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गई बात। अच्छा, दो एलिमेंट ऐसे हैं मेरे भाई, दो एलिमेंट, एक तो पैलेडियम और एक प्लेटिनम। पैलेडियम और प्लेटिनम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आप भविष्य के लिए याद रखिएगा, पीडी और एक मेरे भाई पीटी। इनके अंदर हम लोग चलिए, वॉइस अभी आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने कहा हाइड्रोजन को स्टोर करके रखा जाता है पैलेडियम में और प्लेटिनम में। इनके अंदर ऐसे ही हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्राइड बना लेते हैं। वैसे डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट बना सकते हैं, लेकिन इनके अंदर इसको सबसे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा आयतन में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन को इनके अंदर स्टोर किया जा सकता है हाइड्राइड बना करके मेरे भाई। ठीक है, ओके सर। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी गुण, जो मेटेलिक हाइड्राइड होते हैं बच्चे, इनके विषय में देखो भाई। पहली बात, ये सॉफ्ट होते हैं या नहीं, इसको डिसाइड करना है। पहली बात है मेरे भाई, ये पाउडर या ब्रिटल सॉलिड होते हैं, या तो मेरे भाई पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, या फिर ये ब्रिटल सॉलिड होते हैं। ब्रिटल मतलब जो फ्लेक्सिबल ना हो, रिजिड हो, कठोर हो और दबाने से टूट जाए। जैसे नमक, नमक का क्रिस्टल होता है ना, कई बार नमक चिपक जाता है तो उसको दबाते ही टूट जाता है। तो ये ब्रिटल, ब्रिटल सॉलिड भी हो सकते हैं मेरे भाई। कलर इनके डार्क आपको देखने को मिलेंगे, गहरे कलर आपको बच्चे देखने को मिलते हैं। अगर आप इनके देखोगे डार्क कलर मिलेंगे, या फिर मेटेलिक अपीयरेंस, या फिर धातुओं के जैसे भी शो हो सकते हैं, आपको धातुओं के जैसे भी दिख सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक, मेटेलिक अपीयरेंस भी मेरे भाई ये शो कर सकते हैं। धातुओं के जैसे रंग भी, जिन धातुओं से मिलके बने हुए हैं हाइड्राइड, तो धातुओं जैसे कलर भी हो सकते हैं, जिस भी मेटल से बने उसके जैसे भी हो सकते हैं, या फिर डार्क कलर के मेरे भाई पाए जाते हैं आपको। ओके सर। थर्मल कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है बच्चे, यानी ऊष्मा को बहुत अच्छा कंडक्ट कर सकते हैं ये। थर्मल कंडक्टिविटी
इनकी मेरे भाई हाई होती है। उच्च उच्च ऊष्मा चालकता, ये भी गुण बच्चे आपको इन्हीं के अंदर देखा जाएगा सर। ओके। अधिकतर हाइड्राइड जो होते हैं मेरे भाई वो हार्डर होते हैं उसके पेरेंट मेटल से। मतलब आप ये कह सकते हो कि सपोज करो प्लेटिनम के अंदर आपने हाइड्रोजन को मिक्स किया, हाइड्राइड बना दिया, तो पहले प्लेटिनम जितना हार्ड था ना उससे ज़्यादा हार्ड अब हो जाएगा हाइड्रोजन मिलने के बाद में, यानी हाइड्राइड बनने के बाद में। तो मोस्ट ऑफ हाइड्राइड्स are harder than parent atom। अधिकतर हाइड्राइड जनक परमाणु से मेरे भाई कठोर होते हैं सर। ठीक है, अपने पेरेंट एटम से बच्चे अपने जनक परमाणु से कठोर होते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके सर। अच्छा, अगर इनको हीट करते हैं हम लोग, इनको अगर हम लोग ऊष्मा प्रदान करें बच्चे, तो हीट देने के बाद दोबारा से ये डिकम्पोज हो सकते हैं। अगर हमने मेटल का हाइड्राइड मान लो बच्चे आपके पास में है, इस मेटल के हाइड्राइड को आपने हीट दिया तो ये दोबारा से आपका मेटल अलग हो सकता है और हाइड्रोजन अलग हो सकता है। याद रखिएगा, मेटल और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, ओके सर। डी ब्लॉक के बच्चे कुछ एलिमेंट हैं जो हाइड्राइड नहीं बनाते, अब वो आप लोग याद रख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा यहीं से आप उसकी शुरुआत करो तो, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स which do not make hydride। डी ब्लॉक के कौन से ऐसे एलिमेंट है बच्चे जो हाइड्राइड का निर्माण नहीं करते? आपको कुछ याद करना पड़ेगा। देखो, डी ब्लॉक अभी हमने पढ़ा नहीं है, अलग से पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। लेकिन ऐसा मान लो मेरे भाई, जो ग्रुप है ना, ग्रुप 6 7 8 9 6 7 8 9, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, इनके अंतर्गत मेरे भाई जो भी आपको हाइड्राइड मिलेंगे वो जो भी आपको मेटल मिलेंगे वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जो ये ग्रुप है ना, इन ग्रुपों को हम लोग क्या पुकारते हैं? इन ग्रुपों को हम लोग हाइड्राइड गैप के नाम से पुकारते हैं मेरे भाई। इनको हम लोग हाइड्राइड गैप के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं। हाइड्राइड गैप के नाम से इनको हमारे द्वारा पुकारा जाता है सर। ओके बच्चे, तो ये हो गया सर हाइड्राइड गैप। अब एलिमेंट कौन कौन से हैं सामान्यतः अगर मैं कहूं तो, जैसे क्रोमियम है ना, नाम तो आप इनके याद कर लोगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी नाम के रट्टे मत मारना, मैं सिंबल आपको बता देता हूं। अभी नाम पे जाओगे तो फिर ब्लॉक पढ़ेंगे तब नहीं याद कर पाओगे, तो ब्लॉक पढ़ेंगे तब नाम याद करेंगे। बट जैसे ग्रुप नंबर ये है आपका क्रोमियम वाला, है ना, क्रोमियम वाला मैं जस्ट लिख देता हूं अलग से। एक तो ये होगा CrMoWSc, 4 एलिमेंट तो ये है मेरे भाई। क्रोमियम, फिर उसके बाद मोलिब्डेनम, टंगस्टन वगैरह, ये आप सभी जानते हो। फिर ये एलिमेंट है, और एक और एलिमेंट है इसी लाइन के अंदर, हाँ, बोरियम, BH, ये वाले, ये एलिमेंट है। इधर चलोगे तो क्रोमियम, मैंगनीज, मतलब वही सीरीज है ये जो आपकी इधर चल रही है मेरे भाई।
क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसा आपने याद किया होगा, ये आपने याद किया होगा। अच्छा, ऐसे ही इसके बाद में फिर आपके पास ये एलिमेंट हो गए, ये भी है मेरे भाई जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। और इसके अलावा हाँ, ऑस्मियम, ये वाले भी नहीं बनाते हैं। और इसके अंदर अगर एसजी वाली लाइन में मैं देखूं तो यहाँ भी दो एलिमेंट हैं। यस, ये कुल मिलाकर के बच्चे एलिमेंट्स हैं जिनके मैंने केवल सिंबल लिखे हैं। अभी हम ये डी ब्लॉक के अंदर के एलिमेंट हैं, तो डी ब्लॉक को आने दो। सीक्वेंस में हर एलिमेंट के नाम के साथ में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यहाँ पे समय दो बार समय खराब नहीं करेंगे। बाकी एक बार अपनी तरफ से, आपको पता भी होगा नाम आपने पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो एक बार अपनी तरफ से कॉपी के अंदर इनके नाम लिख लेना, क्रोमियम से लेकर के यहाँ तक। ये आप जानते हो एक ये हो गया, ये तो ये क्या 6 7 8 9 ये वाले ग्रुप हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के जिसमें ऐसा होता है। ओके सर, वाटर के बारे में ज़्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता है नहीं, बट कुछ उसकी शेप के विषय में हमें अनुमान जरूर लगाना पड़ेगा मेरे भाई। उसकी आकृति के विषय में जरूर आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। वाटर, जल, आप जानते हैं जल को हम इसके ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किसी भी रूप में बदल सकते हैं मेरे भाई। ये कैसा होता है मेरे भाई? सामान्यतः एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन इसके अंदर जुड़े होते हैं। ये ऑक्सीजन मेरे भाई और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े होते हैं, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होता है मेरे भाई? 104.5 डिग्री का। ये जो यहाँ पर एंगल होता है ना, दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के बीच का 104.5 डिग्री का होता है मेरे भाई, 104.5 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है मेरे भाई? बॉन्ड लेंथ होती है सर 95.7 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना 95.7 पिकोमीटर। ये लो, ये वाटर के केस में बता रहा हूँ। वाटर बना होता है यानी ऑक्सीजन का हाइड्राइड ही तो होता है वाटर, और क्या होता है? स्पेशल है, उसको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इतना आप जानते हो कि सर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ऑक्सीजन ये जो साझे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको थोड़ा अपनी तरफ खींच के रख लेता है। और आप सभी जानते हो जब इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट अपनी तरफ खींच के रखता है ना, पढ़ा था ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो उस पर पार्शियली क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज। और जिसकी तरफ से खींचे जाते हैं उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मतलब ये लगा लो हमारा वाटर जो होता है ना वो पोलर होता है। पोलर मतलब उसके अंदर पोल्स बने होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हाईली पोलर होता है मेरे भाई, यानी जल हमारा ध्रुवीय होता है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है मेरे भाई तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होता है। मतलब कितना पोलर है ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं मेरे भाई। डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, तो इसका कितना होता है? जस्ट अ सेकंड बच्चे, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? इसका डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 1.84। और डिबाई इसकी यूनिट होती है मेरे भाई, डिबाई इसकी इकाई होती है बच्चे, डिबाई इसकी यूनिट होती है। ये वाटर के बारे में बात है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है वाटर के अंदर? sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कोई कंसेप्ट अगर समझ में ना आए बच्चे कि सर ये पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, बच्चे इंतजार करना थोड़ा। केमिस्ट्री के अंदर लगभग हर कंसेप्ट में लगभग सारी बातों का यूज होता है, लेकिन वो समझी अपने अपने समय पे जाएंगी। फैक्ट के रूप में वो अलग अलग जगह पे याद की जाएंगी, कंसेप्ट के रूप में उसको अलग अलग आपको अपने ही समय पे समझा जाएगा। तो इससे बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सारी चीजें हम लोग करेंगे। शेप कैसी होती है मेरे भाई? बेंट शेप होती है थोड़ी, देखो बेंट शेप, बेंट शेप होती है या एंगुलर शेप बोलते हैं। वाटर के बारे में जब भी शेप के बारे में बात आए ना,
तो मेरे भाई हम बेंट शेप बोलते हैं इसको, या फिर मेरे भाई बेंट शेप के अलावा इसी को आप लोग एंगुलर भी बोल सकते हो। कोणीय है, मतलब कोण बना हुआ है, लीनियर नहीं है, तो ऐसी शेप बोल सकते हो, संरचना बोल सकते हो, या स्ट्रक्चर आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है सर। अब पानी की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, पानी की मेरे भाई क्रिस्टल फॉर्म जो होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, जल का क्रिस्टलीय रूप होता है, आप सभी जानते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जल का क्रिस्टलीय रूप होता है आइस। और आप जानते हो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है पानी से, लेस डेंसिटी होती है मेरे भाई, कम घनत्व होता है सर, घनत्व कम होता है बच्चे। ठीक है, इसीलिए आइस क्या करती है मेरे भाई? तैरती रहती है किसके ऊपर? जल के सरफेस के ऊपर, है ना। और थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। भाई आपका जो समुद्र है, बड़े बड़े सागर महासागर हैं, आप लोग देखना कि सागर महासागर के अंदर ये मान लो पानी है यहाँ पे, इस महासागर के अंदर ये ऊपर आइस ऊपर ऊपर तैरती है ना, ठंडे स्थानों पे, आर्कटिक अंटार्कटिका, वहाँ पे ठंडे स्थानों पे मेरे भाई ये आइस बन जाती है। अभी आइस ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। अब ऊपर तैरने से एक और भी फायदा होता है। फायदा क्या होता है मेरे भाई? फायदा होता है सर थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन का मतलब ये होता है ऊष्मा को बाहर जाने से रोकना। मतलब ये क्या करती है आइस? ये अंदर की हीट को, एक बार आइस बन गई ना सरफेस के ऊपर, तो अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकती है, वापस अंदर ही रखेगी, अंदर ही रखेगी हीट को, हीट बाहर नहीं जाने देगी। अंदर हीट रहेगी तो यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं मेरे भाई, वो सरवाइव कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लो ये हीट बाहर निकल जाए तो मेरे भाई कैसे जिंदा रहेंगे? वो जिंदा नहीं रह पाएंगे सर, मर जाएंगे सारे के सारे। तो यानी कि हमारी प्रकृति का जो बैलेंस है ना मेरे भाई, हमारी प्रकृति का जो बैलेंस है वो देखो, सिर्फ वाटर के अंदर आइस की डेंसिटी कम होने से ही कैसे बैलेंस है मेरे भाई। समझ में आ गई ना बात? ओके सर, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। और ये था आपका हाइड्रोजन जो हमें पढ़ना था। हाइड्रोजन के विषय में जो हमें अलग से प्रॉपर्टी जाननी थी बच्चे, तो हाइड्रोजन को हमने पढ़ लिया है। अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। ओके सर, चलिए बच्चे फिर मिलते हैं अगले सेशन में। यहाँ तक करिए, ये कंप्लीट हो गई है, हाइड्रोजन को स्पेशली पढ़ लिया। अब हम एस ब्लॉक को उठाएंगे आगे और एस ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे सर पूरा। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।